EEA, अगर इन कंट्रीज में से कोई मेंबर स्टेट में से यहाँ पर आता है यूके में और वो यहाँ पर आके काम करते हैं और वो यहाँ पे रहना चाहते हैं, तो उनको कहा जाता है कि वो अपने ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रहे हैं। एक्सरसाइज ट्रीटी राइट्स का मतलब ये हुआ कि उनके जो यूरोपियन ट्रीटी की गई थी, उस ट्रीटी के अंदर उनके ऊपर कुछ राइट्स उनको दिए गए थे, और वो जो राइट्स उनको दिए गए हैं, उन राइट्स को वो अब आके यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी वो राइट्स क्या हैं? फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड फ्रीडम ऑफ वर्किंग। अब ये फ्रीडम ऑफ मूवमेंट वाला जो चक्कर है, ये क्या है? अगर एक स्पेनिश नेशनल है, वो वहाँ से उठ के कहता है कि जी मैं यूरोप में कहीं पे भी जाके कहीं और जाके रहना चाहता हूँ, तो उसको ये फ्रीडम है कि वो यहाँ पर आके काम कर सकता है, यहाँ पे आके रह सकता है, यहाँ पे आके स्टडीज़ कर सकता है। उसी तरह से यूरोप के अंदर जो बाकी जो वेस्टर्न यूरोप की हम बात करते हैं और ईस्टर्न यूरोप की बात करते हैं, अब वेस्टर्न यूरोप के अंदर जो हमारी ट्रेडिशनल पुरानी जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो आती हैं सारी, जिसमें अभी हम बात करते हैं ये जर्मनी, फ्रांस, ये डेनमार्क एंड ऑस्ट्रिया एंड ऑल दिस, ये सारी कंट्रीज जो पुरानी चलती आ रही हैं। उसके बाद फिर हम एक ईस्टर्न यूरोप की बात करते हैं, जहाँ पे और बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जिनको भी इस चीज़ का हिस्सा बना दिया गया है। जिस तरह से हम ये पोलैंड की बात करते हैं, पोलैंड आ गया, लिथुआनिया आ गया, लैटविया आ गया, इस तरह की जो कंट्रीज़ आती हैं, इन कंट्रीज़ का नाम सुनना शुरू कर दें, इन कंट्रीज़ को समझना शुरू कर दें, बिकॉज मुझे जो नज़र आ रही है, जो हवा अब चल रही है, वो अब चेंज हो रही है। वो यूके से हट के अब पूरे यूरोप के ऊपर वो हवा जा रही है, और मैं इसमें लोगों को एजुकेट भी करना चाहता हूँ और लोगों का दिमाग भी इस चीज़ के ऊपर खोलना चाहता हूँ कि खाली एक चीज़ सोचना कि जी सिर्फ और सिर्फ एक हिस्से में जाना है यूरोप के, वो मुश्किल हो जाता है। मैं ये अपनी एक विजन आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि इस वक्त अगर आप देखें कानून क्या कहता है, कवानीन बाकी मुल्कों के क्या कहते हैं। जाहिर है मुझे कोई पूछता है अभी तक कि जी आप कौन कौन से कंट्रीज़ के लॉज में डील करते हैं, तो मैं कहता हूँ मैं यूके को ही संभाल लूँ तो बड़ी बात है, मैं कनाडा का या यूएसए का या ऑस्ट्रेलिया की बातें नहीं करता। लेकिन अब मैंने यूके को एक्सपैंड करके उसके अंदर मैं यूरोप को शामिल करना चाह रहा हूँ कि आप पूरे यूरोप के ऊपर बात करो, आप पूरे यूरोप की जो कंट्रीज़ हैं, जो उन कंट्रीज़ के अपने कवानीन हैं, उनको देखो, उसके अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज़ बन सकती हैं, बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, फैमिली की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्टडीज़ की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप क्या वर्क परमिट की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ये सारा कुछ जो हम यूके में ढूंढते हैं, ये बाकी ईयू में भी ढूंढा जा सकता है। इस वजह से भी मैं इस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। अब हम ट्रीटी राइट्स को एक्सरसाइज करने की जो बात आती है उसके ऊपर वापस आते हैं। जो सवाल मुझसे पूछा गया था वो ये था कि एक साहब हैं, उनकी शादी होती है किसी यूरोपियन नेशनल के साथ, वो यूरोपियन नेशनल अपने ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज कर रही हैं यहाँ पे। अब यूरोपियन नेशनल के ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज करने के भी कुछ डिफरेंट तरीके हैं। आप सेल्फ एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, आप एम्प्लॉयड भी हो सकते हैं, आप स्टूडेंट भी हो सकते हैं, आप बेनिफिट्स पे भी हो सकते हैं, एक्टिवली सीकिंग एम्प्लॉयमेंट, और आप पर्सन ऑफ इंडिपेंडेंट मीन्स भी हो सकते हैं। अब इन सब चीज़ों के अंदर क्या आ जाता है कि अगर तो आप काम कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या एम्प्लॉयड हैं, तो आपकी वो इनकम आती है जिससे कि फ़ौरन देख के पता चल जाता है कि आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, आप टैक्सेस पे करते हैं। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको स्टूडेंट होना भी अलाउड है यहाँ पे, और आपकी ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज होने की बात भी चल रही होती है, प्रोवाइडेड आपकी मेडिकल इंश्योरेंस चल रही है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा लोग मार खाते हैं। सुना होता है कि जी स्टूडेंट हो तो वो भी चलेगा, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि मेडिकल इंश्योरेंस, प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस होनी उनके लिए ज़रूरी है। अगर आपके पास वो है तो वो भी चीज़ चल जाती है। पर्सन विद इंडिपेंडेंट मीन्स, आपके पास इतना पैसा है कि आप कहें कि जी मैं कहीं पे भी जाके रह सकता हूँ या रह सकती हूँ और मैं अपने आप को लुक आफ्टर कर सकता हूँ, और उसके अंदर आपके पास प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस दोबारा हो तो उसके भी बात बन सकती है। अब आते हैं इनके सवाल के ऊपर। इनका सवाल ये था कि अगर यूरोपियन नेशनल है जो यहाँ पे बेनिफिट्स ले रहे हैं, तो फिर क्या उनको एज क्वालिफाइंग पीपल कंसिडर किया जा सकता है कि नहीं, क्वालिफाइंग पर्सन के तौर पे। क्वालिफाइंग पर्सन क्या है? अ पर्सन एक्सरसाइजिंग ट्रीटी राइट्स। अब सवाल ये उठता है कि आप जब बेनिफिट्स की बात करते हैं तो आप कौन से बेनिफिट्स की बात करते हैं। कुछ बेनिफिट्स होते हैं कि आप आए यहाँ पर, आपने थोड़ी देर सा काम किया और उसके बाद फिर आपने कहा कि जी अब तो मेरे पास कुछ पैसे नहीं है, ना रहने की जगह है, ना मेरा काम ठीक चल रहा है, तो अब मैंने इनकम सपोर्ट लेनी शुरू कर देनी है, या मैंने जॉब सीकर्स अलाउंस लेना शुरू कर देना है, या मैंने हाउसिंग अलाउंस ले लेना है, या मैंने कोई चाइल्ड बेनिफिट ले लेना है, या मैंने कोई चाइल्ड टैक्स क्रेडिट्स वगैरह लेने शुरू कर देने। अब ये डिफरेंट बेनिफिट्स हैं। इसके अंदर मैं इतना कहूँगा, अगर आपकी कोई इनकम बेस्ड बेनिफिट्स चलने शुरू हो जाते हैं तो वो आपके टेम्पररी तौर पे चलने चाहिए। ये नहीं कि अब 6 साल गुजर गए जी वही उसी के ऊपर चल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। कई लोगों का होता है कि जी वो यहाँ पर आए, उन्होंने आके शुरू में काम करना शुरू किया, फिर कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई उनकी हेल्थ ख़राब हो गई जिसकी वजह से वो काम नहीं कर सके, आगे कंटिन्यू नहीं कर सके, लेकिन कम से कम 2 साल उन्होंने अपने ट्रीटी राइट्स एक्सरसाइज किया। अगर ऐसी सिचुएशन है और वो फिर भी यहाँ पर रहना चाहते हैं,
तो फिर वो यहाँ रह सकते हैं। आगे अगर वो डिसेबिलिटी लिविंग अलाउंस के ऊपर भी रह रहे हैं तो वो भी चीज़ चल सकती है। ये मैं सारे वो पॉइंट्स शेयर करना चाह रहा हूँ जो आमतौर पे हम जिनके ऊपर बात नहीं करते शो में। आमतौर पे जो सवाल उठते हैं वो सबको पता ही है, लेकिन ये चीज़ ऐसी थी आज की, मैंने सोचा इसके बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि सुनने वालों को काफ़ी एक एजुकेशन मिल जाएगी इसके ऊपर। सो बेनिफिट्स की जहाँ तक बात करते हैं, अगर आप फॉर एग्जाम्पल इसकी बात करते हैं जो जॉब सीकर्स अलाउंस होता है। अब जॉब सीकर्स का मतलब क्या है? जॉब सीकर, सीकर जो ढूंढ रहा है, जॉब यानी काम ढूंढ रहा है। अगर जॉब सीकर्स अलाउंस की आप बात करते हैं तो आप ये कह रहे हैं कि मैं काम कर सकता हूं, मुझे काम करना अलाउड भी है, लेकिन मुझे जॉब मिल नहीं रहा, इसलिए सर्वाइव करने के लिए मुझे इस जॉब सीकर्स अलाउंस पे जाने की जरूरत है। जब हम वो सर्वाइवल की बात करते हैं तो वो टेम्प्रेरी इशू होना चाहिए, एक टेम्प्रेरी टाइम फ्रेम होना चाहिए, ये नहीं कि आपको बहुत लंबा टाइम गुजर जाए। सो अगर आपका टाइम चल रहा है, आपने सेल्फ एम्प्लॉयड काम करना शुरू किया, उसके बाद आपने कोई जॉब कर ली, वो जॉब आपकी छूट गई, वापस सेल्फ एम्प्लॉयड फ़ौरन जा नहीं सकते, इनकम की ज़रूरत है, तो आपने जॉब सीकर्स का सहारा लिया, 3 महीने 4 महीने जॉब सीकर्स पर रहे, फिर आपको कोई और जॉब मिल गई और आप उस पर चले गए, तो वो टाइम पीरियड आपका ब्रेक नहीं होता बीच में से। सो वो आपका सारे का सारा टाइम पीरियड आपको एज ए क्वालिफाइंग पीरियड, क्वालिफाइंग पर्सन उस टाइम पीरियड में से आपको लेके चलता है। सो एक तो ये चीज़ है। फिर बात आती है जो उनके सवाल में था कि जी अगर बच्चे साथ हों, बेनिफिट्स पे हों, और फिर क्या होता है? अगर आपने बेनिफिट्स शुरू कर दी, जैसे मैंने बताया, बेनिफिट्स का जिक्र मैंने कर दिया कि जी 2 साल से ज़्यादा अगर आप काम करते रहे हैं और उसके बाद आपको बेनिफिट्स पे जाना पड़ता है किसी मजबूरी की वजह से, देन देयर इज़ नो इशू। सो अगर आपके साथ बच्चे हैं तो आप बच्चों की बेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बच्चों के साथ आमतौर पे क्या सवाल उठता है, वो ये होता है कि जी बच्चों की जब हम बात करेंगे तो क्या हम 7 ईयर्स की बात कर रहे हैं, क्या हम इमिग्रेशन रूल्स पैराग्राफ 276 ADE 3 की बात कर रहे हैं, या हम किसी और चीज़ की बात कर रहे हैं? अगर आप इमिग्रेशन रूल्स को देखें या आप सेक्शन 55 को देखें जो बॉर्डर्स एंड सिटीजनशिप एक्ट है 2009 का, या आप देखें टीनीज़ारे केस है, या वो ZH तंजानिया है, ये सारे वो वाले केसेस हैं जो बच्चों के साथ डील करते हैं। हर तरह से, हर तरह की सिचुएशन में बच्चों के बेस्ट इंटरेस्ट को ज़रूर सबसे पहले रखा जाता है। मैं आज एक केस में मशवरा दे रहा था क्लाइंट को, और हम बात कर रहे थे, फैमिली लॉ का केस था। उस फैमिली लॉ के केस में वाइफ बच्चे के साथ रह रही थी, एक्स वाइफ उनकी, अब तो उनकी अलग ये हो चुकी हुई है, बच्चे के साथ रह रही थी और बाप बच्चे से मिलना चाहता। अब वाइफ ने दूसरी एक और शादी कर ली हुई है। अब वो बच्चा जो है वो जिस घर में रह रहा है वहाँ पे उसकी माँ है और उसका स्टेप फादर उसके साथ है, और जो उसका अपना फादर है वो उससे काफ़ी देर से मिला नहीं है, 2-3 साल से नहीं मिला। अब सवाल ये उठता है कि क्या इस बच्चे की लाइफ में बाप को इंट्रोड्यूस होना चाहिए? बच्चे की उम्र क्या है? जब बाप उसको छोड़ के गया था 3-4 साल की थी, अब उसकी उम्र थोड़ी सी उससे ज़्यादा हो चुकी भी है, तो क्या होना चाहिए? अब इसमें मैं उनको यही चीज़ समझा रहा था कि जो कोर्ट जिस चीज़ को देखेगा सबसे पहले वो ये है कि बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट में क्या बात है। क्या ये बच्चे के इंटरेस्ट में है कि उसकी एक सेटल्ड लाइफ के अंदर, अगर सेटल्ड लाइफ है तो, कि अपने वो सौतेले बाप के साथ और अपनी माँ के साथ अपनी फैमिली में रह रहा है, और 2-3 साल के बाद अचानक बाप एक दिन नमूदार हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा असली बाप हूँ और मैं तुम्हारे साथ कॉन्टैक्ट रखना चाहता हूँ। तो क्या बच्चे के बेस्ट इंटरेस्ट इसी में है कि उसको अपने बाप से मिलने दिया जाए, या बेस्ट इंटरेस्ट इसमें है कि बच्चे की लाइफ को डिस्टर्ब ना किया जाए और कहा जाए कि जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, जब कुछ समझने के काबिल हो जाएगा, तब बाप को इंट्रोड्यूस किया जाए? सो ये क्वेश्चन जो आते हैं बच्चों के साथ, जब भी कोई इशू उठेगा तो आप ये सोचिए कि हर तरह की चीज़ें उसके अंदर, हर तरह के फैक्टर्स उसके अंदर आएंगे। सो चाहे आप यूरोपियन नेशनल हैं, चाहे आप ब्रिटिश नेशनल हैं, चाहे आप नॉन EU नेशनल हैं, चाहे आप लीगल हैं, चाहे आप इलीगल हैं, चाहे आप क्रिमिनल हैं, चाहे आप नॉन क्रिमिनल हैं, वट एवर द सिचुएशन में बी, जहाँ बच्चे इन्वॉल्व हैं वहाँ बच्चों के बेस्ट इंटरेस्ट को सबसे पहले देखा जाता है। प्राइमरी कंसिडरेशन बच्चों के बेस्ट इंटरेस्ट को दी जाती है, पैरामाउंट नहीं। पैरामाउंट और प्राइमरी में क्या फ़र्क है? प्राइमरी कंसिडरेशन का मतलब है कि आप सबसे पहली कंसिडरेशन बच्चों को देते हैं, सबसे पहले आप उसको देखेंगे। पैरामाउंट कंसिडरेशन का मतलब है कि जी सबसे बड़ी कंसिडरेशन बच्चे की होती है। सो हम जब फैमिली लॉ की बात करते हैं, या हम जो इमिग्रेशन रूल्स की बात करते हैं, या किसी के ओवरस्टे होने की बात करते हैं कि जी उनकी फैमिली उनके साथ है, बच्चे साथ रह रहे हैं, तो सिर्फ बच्चों को देखते हुए उनको दे दिया जाए, और चाहे मेन एप्लीकेंट ने क्रिमिनल ऑफेंसेस किए हैं, जेलें काटी हुई हैं, तो ऐसी बात नहीं कि सिर्फ बच्चों को देख के उनको स्टेटस दे दिया जाता है। वहाँ पे बात डिफरेंट आती है। मैं जब भी बात कर रहा होता हूँ तो ये मत सोचिए कि मैं बिल्कुल किसी और डायरेक्शन में चल पड़ता हूँ और मुझे पता नहीं होता। मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा इधर उधर इसलिए टच करता रहता हूँ कि जहाँ जहाँ कोई एक नेचुरल प्रोग्रेशन बनता है उस बात का, मैं उसको भी थोड़ा टच कर लूँ। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, जो उनका सवाल था वो ये था, अगर यूरोपियन नेशनल है
वो यहाँ पे काफ़ी अरसे से रह रहे हैं, उनको बेनिफिट्स लेने पड़े, उनके साथ बच्चे भी हैं, और ये साहब जो उनके साथ अब उनके पार्टनर हैं या उनके हस्बैंड हैं, अब ये कहते हैं कि जी मुझे उनकी बेसिस पे स्टेटस मिल सकता है कि नहीं। तो स्टेटस मिल सकता है, आपके सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है, उसमें कुछ और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है। वो इसलिए कि सबसे पहले ये देखना है कि क्या जो बेनिफिट्स हैं वो किसी मजबूरी के तहत लिए जा रहे हैं या आउट ऑफ चॉइस लिए जा रहे हैं। अगर तो वो आउट ऑफ चॉइस हैं कि आप काम कर सकते हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन आप कहते हैं कि नहीं जी मैंने आउट ऑफ चॉइस बेनिफिट्स पर रहना है, तो यू स्टॉप बीइंग अ क्वालिफाइंग पर्सन। और अगर आपकी जो पार्टनर हैं वो और स्पाउस हैं, अगर वो क्वालिफाइंग पर्सन नहीं रहते तो आपको एज ए फैमिली मेम्बर उसमें फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन इफ़ शी रिमेन्स अ क्वालिफाइंग पर्सन तो आपको उसमें फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, अगर वो बेनिफिट्स के ऊपर भी हों तब भी। ऑलराइट जी। नाज़रीन, मेरा ख्याल है ये हमारा एक सवाल भी हो गया, एक इंट्रोडक्शन भी हो गया। कुछ आज मैंने ज़्यादा इस चीज़ पे इसलिए बात कर ली कि मैं चाहता हूँ कि लोग थोड़ा सा यूरोप के बारे में सोचना शुरू करें, कुछ और ऑप्शंस के बारे में सोचना शुरू करें कि यहाँ पे क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बिकॉज अभी तक सारा जोर एक ही चीज़ के ऊपर चल रहा है, उससे ज़रा हट के भी बात होनी चाहिए। अब मेरा ख्याल है सवाल जवाब की तरफ चलते हैं, अपने सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पहली कॉल लेते हैं जी। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी, एक तो आपके प्रोग्राम की तारीफ करनी है, बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। और मैंने ये मेरे 2 क्वेश्चन है, लेकिन मैंने पहले भी टीवी पे एक किसी से किया था क्वेश्चन, लेकिन तसल्ली बख्श मुझे जवाब नहीं मिल सका, इसलिए मैं आपके प्रोग्राम का वेट कर रही थी। जी बताएं। एक्चुअली मेरे पास यहाँ पे रेफ्यूजी स्टेटस है और मुझे यहाँ पर किसी पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है, उसके लिए मुझे शनाख्ती कार्ड की जरूरत पड़ गई। यहाँ पर 8 साल पहले मैं आई थी और वो एक्सपायर हो चुका है मेरा शनाख्ती कार्ड। यहाँ पे मेरे पास रेफ्यूजी स्टेटस है जो मुझे 4 साल बाद मिला था, यानी नेक्स्ट ईयर में मुझे इंडेफिनेट लीव के लिए अप्लाई करना है। ठीक। और मैंने आपसे ये पूछना है कि अगर मैं पाकिस्तानी हूँ, अपना शनाख्ती कार्ड नादरा का बनवाना चाहती हूँ, अगर मैं बनवाती हूँ तो इसका जी मेरे स्टेटस पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा? ओके। और दूसरा ये कि ये मैं जो शनाख्ती कार्ड है, पाकिस्तान अगर पासपोर्ट भी बनाती हूँ, ट्रैवल नहीं करूंगी मैं, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो पाकिस्तानी पासपोर्ट भी बना सकती हूँ या नहीं बना सकती? और दूसरा मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं विंडो पे जाके जो जो रेफ्यूजी स्टेटस वाले होते हैं वो विंडो पे जाके वो वनडे सर्विस ले सकते हैं इंडेफिनेट लीव के लिए, या उनको बाय पोस्ट एप्लीकेशन करनी पड़ती है? ओके, ये 2 क्वेश्चन है मेरे, मुझे जवाब चाहिए इनका। जी बिल्कुल बताता हूँ। पहला सवाल आपका जो है कि आप डॉक्यूमेंट ट्रैवल डॉक्यूमेंट अपना पासपोर्ट बनवा सकती हैं या अपना आईडी कार्ड बनवा सकती हैं कि नहीं। हमारी एक क्लाइंट है, बहुत अच्छी क्लाइंट है, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन उन्होंने मुझे काबली पुलाव बड़े ज़बरदस्त बना के खिलाया था। अगर वो सुन रही होंगी तो बहुत हंस रही होंगी अभी। उन्होंने यही काम किया था कि उन्होंने अपने केस के अंदर रेफ्यूजी स्टेटस होते हुए उन्होंने जाके पासपोर्ट बनवा लिया था, और उसके बाद फिर हमने उनकी इंडेफिनिट लीव के लिए अप्लाई करना था, तो मैंने उसको बताया था उनको कि आपने पासपोर्ट बनवा तो लिया, लेकिन बनवाना नहीं चाहिए था, क्योंकि ऑब्वियसली जो एक कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि आपको अपने मुल्क में खतरा है, आपको अपने मुल्क की गवर्नमेंट भी प्रोटेक्शन नहीं दे सकती, तब जाके आपको रेफ्यूजी स्टेटस यहाँ पे मिल रहा है। अब हम बात कर रहे हैं कि आपने अपने रेफ्यूजी स्टेटस होने के बावजूद आपने अपने मुल्क का जाके पासपोर्ट बनवा लिया वहाँ से। सो इसका मतलब ये कि आपको वो खतरा नहीं रहा या आपको अपने मुल्क से वो खतरा नहीं है। ये एक कॉन्सेप्ट जो एक प्रिंसिपल बनता है इसके पीछे, लेकिन इन प्रैक्टिकलिटी अगर आपकी कोई ऐसी नीड है, अगर कोई ऐसी वजह है जिसके ऊपर आप जस्टिफाई कर सकती हैं, और प्लस आप ये जस्टिफाई कर सकती हैं कि जी ये डॉक्यूमेंट बनवा के अगर मेरा बन भी गया, मैं फिर भी वापस ट्रैवल नहीं कर रही हूँ, सो मुझे वो खतरे वाली बात जो है वो अभी भी है, उस खतरे की वजह से मैं अभी भी वहाँ पर नहीं जा सकती। सो आईडी कार्ड बनवाना या पासपोर्ट बनाना मेरी मजबूरी है, और अगर यहाँ से वो बन जाता है तो उसमें कोई तकलीफ बात नहीं है। सो आपको उसमें मसला नहीं होना चाहिए, आप बनवा सकती हैं। अगर आप पासपोर्ट बनवा भी लेती हैं, सिर्फ मेरी जो एक पोजीशन है वो ये है कि मैं फिर भी प्रिंसिपल जो आपको बताऊंगा वो यही है, यानी जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इसमें केस को समझने वाली वो यही है कि अगर आप ज़्यादा दिखाती हैं कि जी आपको तो अपने मुल्क से कोई ख़तरा ही नहीं है, अपने मुल्क से कोई मसला ही नहीं है, एम्बेसी ने आराम से आपको पासपोर्ट वगैरह भी बनवा के दे दिया, तो आपको मसला हो सकता है इंडेफिनिट लीव के लिए। प्रैक्टिकली क्या होगा ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। आपने अगले साल अप्लाई करना है, 4 साल आपके गुजर चुके हैं। प्रैक्टिकली जब आपने 5वें साल खत्म होने के ऊपर, जब 28 दिन पहले अपना वीज़ा खत्म होने से पहले आपने अप्लाई करना है, तो आप पोस्टल एप्लीकेशन करेंगी। उस पोस्टल एप्लीकेशन के अंदर आपने उनको बताना है, जो आपकी सेट प्रोटेक्शन रूट वाली एप्लीकेशन होती है, कि जी आपके सारे सर्कमस्टांसेस वही हैं जो आपके पहले थे, इसलिए उसमें कोई चेंज नहीं आई है। उसमें आपको साथ पासपोर्ट भेजने की ज़रूरत नहीं होती, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आप उसको भेजती हैं और उसके ऊपर आपकी इंडेफिनिट लीव इंशाल्लाह लग कर आ जाएगी। जो बात है कि आप उसको विंडो पे कर सकती हैं जाके, यानी प्रीमियम सर्विस में कर सकती हैं कि नहीं,
नहीं तो प्रीमियम सर्विस मेरा नहीं ख्याल इसके लिए अप्लीकेबल होती है जी, क्योंकि उसके लिए आपको जिस तरह से जो तरीका होता है उसी के मुताबिक पोस्टल एप्लीकेशन ही करनी पड़ती है। दोनों सवाल आपके, पहला जवाब, इफेक्ट अगर आप ID कार्ड या पासपोर्ट बनवा लेते हैं तो कोई बुरा इफेक्ट तो नहीं होगा, सामने उनके मत जाके रखिएगा, उनके डोंट रब इट इन देयर फेस, तो बाकी सब खैर है। दूसरी चीज़ जो आपका ये विंडोज़ वाला क्वेश्चन था कि जी आप उसके ऊपर जाके विंडो पे आप अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं, तो वो आप नहीं कर सकते बिकॉज ये जो इंडेफिनेटली वाली एप्लीकेशन होती हैं इसके लिए आपको बाय पोस्ट ही करना पड़ता है। ऑलराइट जी, आई होप आपको जवाब समझ आ गया होगा और सारी इन्फॉर्मेशन इसके मुताबिक मिल गई होगी। नाज़रीन, अब मुझे बताया जा रहा है ब्रेक का टाइम हो रहा है, ब्रेक पे चलते हैं, थोड़ी सी देर में दोबारा बात अपनी शुरू करते हैं और फिर मैं वादा करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स लेने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहता हूँ, सीधा अपना सवाल जवाब की तरफ चलते हैं। जैसे मैंने वादा किया था, मुझे बताया जा रहा है बहुत कॉल्स वेट कर रही हैं, कोशिश करता हूँ जितनी ज़्यादा से ज़्यादा ले सकूँ। पहली कॉल लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। अली भाई, मैंने क्वेश्चन पूछना था कि मैंने शादी की थी, 3 साल हो गए हैं मेरी शादी को ब्रिटिश पार्टनर के साथ जी। तो रजिस्टर्ड मैरिज मैंने की थी। 3 साल इकट्ठे रहने का प्रूफ वगैरह लगाने के बाद हमने शादी की एप्लीकेशन ही थी, FLRM की थी पहले, वो रिफ्यूज़ वगैरह चलते चलते फिर मैंने आखिर में रिफ्यूज़ल के बाद, काफ़ी सारे रिफ्यूज़ल के बाद इसी दौरान 2-2.5 साल गुजर गए, कोई रिमूवल डायरेक्शन वगैरह सेट नहीं उन्होंने की, कुछ भी नहीं किया। फिर आखिर में मेरे लॉयर ने ये FLRO की एप्लीकेशन कर दी थी 9 जुलाई से पहले। ठीक। उस वक्त हमें 2 साल से ऊपर का टाइम हो गया था। अब तक हमें 3.5 साल से ऊपर हो गए रहते हुए। तो मेरा लास्ट मंथ ही 2 महीने पहले आया था रिफ्यूज़ल, तो उसके बाद उन्होंने कहा था कि आप मतलब है कि फिर उन्होंने रिफ्यूज़ल ही किया, उन्होंने यही कहा कि आप रीलोकेट कर लें अपने पार्टनर के साथ ना वापस पाकिस्तान जाके। ठीक। तो वाइफ मेरी ब्रिटिश सिटीजन और वो बेनिफिट्स के ऊपर है, वो काम नहीं करती क्योंकि कोई इलनेस है उनको। तो वो केस फिर मैंने फॉरवर्ड किया प्री एक्शन के लिए। तो प्री एक्शन के बाद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर मेरे वकील ने दोबारा प्री एक्शन किया कि उनको लेटर हफ्ते 10 दिन का फिर लिखा उनको। उन्होंने आखिरी डेट तक कोई इन्होंने जवाब नहीं दिया, 2-2.5 महीने उनका वेट किया। फिर हमने आखिरी 5-7 दिनों के अंदर अंदर JR के लिए सबमिट कर दिए पेपर। ठीक है। तो अब उसका इंतज़ार हम कर रहे हैं कि अब मुझे इस चीज़ का नहीं पता कि मुझे इस चीज़ को टाइम कितना आगे JR का लग जाना है। ठीक। क्योंकि उन्होंने अभी इस चीज़ का, क्योंकि वो मेरे ख्याल से JR में वो उनको नोटिस शायद भेजेंगे होम ऑफिस को कि भाई आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे ये वो। लेकिन मुझे इसका थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन इसलिए कि टाइम हो गया काफ़ी, जॉब भी मैं नहीं कर रहा जी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसका अभी उसका रिजल्ट के ह्यूमन राइट्स की अपील उसके ग्राउंड पे किया था हमने, जो केस फाइनल FLRO। चलें सर, मैं बताता हूँ आपको, आप सुनिएगा। मैं आपको पहले प्रोसेस बता दूँ, जुडिशियल रिव्यू का जो प्रोसेस होता है, आपने पहले प्री एक्शन प्रोटोकॉल करके देख लिया है। आपके वकील ने बिल्कुल मेरी नज़र में बिल्कुल सब कुछ ठीक किया है। उन्होंने पहले आपका प्री एक्शन प्रोटोकॉल लेटर भेजा, उसका जो उन्होंने टाइम पीरियड दिया उसके अंदर उन्होंने जवाब नहीं दिया, तो आगे से उन्होंने एक और उनको फाइनल वार्निंग का 7-10 दिन का टाइम दिया है। उसके बाद भी अगर जवाब नहीं आता तो फिर आपको जुडिशियल रिव्यू करना चाहिए, और इन एनी इवेंट आपका जो रिफ्यूज़ल लेटर था उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपकी जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेशन सबमिट हो जानी चाहिए। अब वो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई जुडिशियल रिव्यू की। अब जो प्रोसेस बनता है आगे से, जब आपका वकील सबमिट करता है उसको कोर्ट के अंदर, रॉयल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उसको सबमिट करने के बाद उसकी एक कॉपी ट्रेजरी सोलिसिटर्स को भी सर्व की जाती है। ट्रेजरी सोलिसिटर्स जो होते हैं वो आपको वो होम ऑफिस को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं जो इसमें डिफेंडेंट होता है। सो अब जब आपने उसको एप्लीकेशन सबमिट करा दी, आपने सर्व भी कर दिया ट्रेजरी सोलिसिटर्स को, अब ट्रेजरी सोलिसिटर्स का काम है कि उन्होंने उसको एक्नॉलेज करना है, और या तो उन्होंने ग्राउंड्स ऑफ डिफेंस फाइल करने हैं या उन्होंने उसको विड्रॉ कर लेना है अपने डिसीजन को। सो अब होता क्या है, आमतौर पे आपके जो पुराने केसेस चल रहे होते हैं वहाँ पे जब हम एप्लीकेशन डालते हैं ट्रेजरी सोलिसिटर के पास चला जाता है, अब उनको 21 दिन का टाइम होता है कि जिसके अंदर उन्होंने आपको रिप्लाई करना होता है, आपको बेसिकली वो ग्राउंड्स अपने सर्व करने होते हैं। अक्सर क्या होता है, हमें लेटर आ जाता है वहाँ से कि नहीं जी हम इतनी देर में नहीं कर सके, हमारा क्लाइंट अभी उस पोजीशन में नहीं है कि वो जवाब दे सके, सो हमें एक्सटेंशन ऑफ टाइम चाहिए। तो आप भी साइन करके उसको लेटर को वापस भेज दें कि हमें एक्सटेंशन मिल जाए। वो आप एक्सटेंशन कर देते हैं, उसमें कोई बुरी बात नहीं होती, क्योंकि अगर आप उस वक्त कहें उनसे कि नहीं मैं एक्सटेंशन के लिए नहीं मानूंगा, मैंने अभी फैसला करना है इसका, और अगर तुमने नहीं सबमिट कराया तो मैं कोर्ट में जा रहा हूँ, सो उसमें क्या होगा, फिर आप कोर्ट में जाएंगे, वो कोर्ट से जाके ले लेंगे, जज से ले लेंगे जाके। सो वो एक्सटेंशन वाला इतना मामला नहीं होता कि आपको वो कुछ उस पर बड़ा शोर मचाना चाहिए। आमतौर पे बड़ी हद होगी तो 2-3 एक्सटेंशन होने के बाद वहाँ पे वो आपको या तो अपना जवाब दे देंगे या फिर वो कहेंगे कि जी हमने अपने क्लाइंट से डिस्कस किया है
यानी होम ऑफिस से, यूकेबीए से, और उन्होंने ये फैसला किया कि वो अपना डिसीजन वापस लेते हैं और इसको रिकंसिडर करने को तैयार हो जाएंगे। आपने पूछा कि इसमें टाइम पीरियड कितना लगता है। टाइम पीरियड में यूँ सोचें कि 21 डेज़ का टाइम है, वो कितनी एक्सटेंशन ले लेंगे, 2 ले लेंगे, 3 ले लेंगे, सो वो 3 महीने ज़्यादा से ज़्यादा गुजर जाएंगे। इन एनी इवेंट आपका वो जो टाइम था सारा इंतज़ार वाला, वो अब टाइम आपका गुजर चुका है। अब होना क्या है, या तो मेरी नज़र में जो चीज़ होनी चाहिए, जो आपने सिचुएशन बताई कि 3.5 साल आपको इकट्ठे रहते हुए हो गए हैं, या तो होना ये चाहिए कि वो कहें कि जी हमने देखा है केस को और हमने अपने क्लाइंट को एडवाइस किया है कि इस डिसीजन को विड्रॉ करके रिकंसिडर किया जाए, जिसके लिए वो तैयार हैं। सो उसमें वो आपको कंसेंट ऑर्डर के लिए आप कह देंगे कि जी हम आपको एक लेटर भेज रहे हैं कि आप कंसेंट करके इसको साइन कर दें, और उसमें लिखा होता है कि अपॉन द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और अग्रीइंग टू रिकंसिडर द डिसीजन, आप अपनी जो जुडिशियल रिव्यू एप्लीकेशन है उसको विड्रॉ करेंगे, और साथ नीचे एक लाइन ले देते हैं, नो ऑर्डर एज टू कॉस्ट्स। अब उसके अंदर मैं हमेशा यही कहता हूँ, एक तो ये कि खाली उनसे ये ना माने कि जी जितना भी वो टाइम लगाएं खैर है, हम इंतज़ार कर रहे हैं। आप 3.5 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, अभी तक आपको जवाब नहीं आया कोई भी मुस्बत किस्म का या सही किस्म का, आप उनको कहें कि मुझे 3 महीने के अंदर अंदर जवाब चाहिए। सो वो भी आप कंसेंट ऑर्डर में ऐड करवा सकते हैं। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप अपनी कॉस्ट उनसे मांग सकते हैं, जो रीजनेबल कॉस्ट होती है वो आपको रीजनेबल कॉस्ट ही मिल सकती है जब अपना वो जो डिसीजन होता है उसको विड्रॉ कर लेते हैं। ये तो एक सूरत हो गई। दूसरी सूरत ये है कि वो कहें कि जी 21 दिन के बाद ये लो जी हमने अपने ग्राउंड्स ऑफ डिफेंस फाइल कर दी। वो ग्राउंड्स ऑफ डिफेंस आपके अब जज ने देखने हैं, अब आप भी इंतजार करेंगे, अब जज ने भी वो ट्रेजरी सॉलिसिटर्स ने भी इंतजार करना है, और अब जज ने फैसला करना है। आमतौर पे अगर डिफेंस फाइल कर दिया जाता है तो उसके 2-3 महीने के अंदर आपको फैसला आ ही जाता है। अगर फैसला आता है कि जी वो जज कहता है कि हाँ ठीक है, इसमें आपको ग्रांट की जाती है, परमिशन ग्रांट की जाती है, तो फिर ट्रेजरी सॉलिसिटर्स अक्सर दोबारा उसको अपने केस को वापस ले लेते हैं, बजाय से कि फुल हियरिंग के ऊपर जाए मामला। और अगर वो वापस ना लें या उसको ग्रांट ना की जाए तो परमिशन का आ जाता है कि परमिशन इज़ हेयर बाय रिफ्यूज्ड, जिसके बाद आपके साथ एक और लेटर होता है जिसमें होता है कि 7 दिन का टाइम है आपके पास उसको रिन्यू करवाने का। रिन्यू का क्या मतलब होता है कि आप ओरल हेयरिंग की दरखास्त डाल रहे हैं, उसमें फिर ये है कि 7 दिन के अंदर आपने वो रिक्वेस्ट कर दी कि जी मुझे रिन्यूअल चाहिए इसका। रिन्यूअल में फिर आपको ओरल हेयरिंग का टाइम आता है, वो भी आमतौर पे 4-6 हफ्ते का 10 हफ्ते का टाइम आपको मिलता है। सो वो आपको फिर हेयरिंग की डेट आ जाती है। उस हेयरिंग डेट पे फिर आपका बैरिस्टर जाता है कोर्ट में और केस को आर्ग्यू किया जाता है। आमतौर पे 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम दिया जाता है वहाँ पे कि जी 30 मिनट्स के अंदर आके उस केस को आपने प्रूव करना है कि क्यों जुडिशियल रिव्यू में परमिशन मिलनी चाहिए। अगर वहाँ पे वो जज मान जाता है तो वो कहता है कि जी परमिशन शुड बी ग्रांटेड, तो पिछले जज का फैसला रद्द कर दिया जाता है और आपको परमिशन मिल जाती है। तो उसमें फिर जुडिशियल रिव्यू के लिए आपकी हेयरिंग डेट का टाइम का इंतजार करना पड़ता है, या फिर जो ट्रेजरी सॉलिसिटर्स होते हैं वो अपना केस विड्रॉ करके कहते हैं हम इसको दोबारा कंसिडर करेंगे। अब ये तो वो सारी सिचुएशंस जो पॉसिबिलिटीज़ डिफरेंट बनती हैं, एक फ्लो चार्ट की तरह मैंने आपको बता दी कि अगर उन्होंने विड्रॉ कर लिया तो ये होगा, अगर उन्होंने डिफेंड किया तो ये होगा। तीसरी चीज़ ये होती है कि अगर वो इसको डिफेंड भी करते हैं, विड्रॉ भी नहीं करते, आपकी परमिशन भी रिफ्यूज़ हो जाती है और उसके बाद आपकी ओरल हेयरिंग भी रिफ्यूज़ हो जाती है, तो फिर आपके पास सिर्फ यही ऑप्शन होता है कि आपको नई एप्लीकेशन करें, या दूसरी चीज़ ये आप कर सकते हैं कि आप फिर उनसे अपील का राइट मांगे। अपील का राइट आपको कैसे मिलेगा? 3 तरह के सिचुएशंस में अपील का राइट मिलता है। आजकल अब सब लोग ही जानते होंगे, जो सुनने वाले हैं, जो देखने वाले हैं और जो स्टेटस का इंतज़ार करने वाले हैं, उनको पता होगा कि आपके जो रिफ्यूज़ किया जाता है तो आखिर में लिख दिया जाता है कि आपका यहाँ पे कोई स्टेटस नहीं है, आपका अगर आप खुद वापस नहीं जाएंगे तो आपके खिलाफ एनफोर्समेंट एक्शन शुरू किया जाएगा, और अगर एनफोर्समेंट एक्शन शुरू किया जाएगा तो उस वक्त आपको अपील का राइट मिल सकता है। अब एक तो चीज़ ये कि आप उनके एनफोर्समेंट का इंतजार करें, या तो ये होता है। दूसरी चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आप देख सकते हैं कि 1 of 3 सिचुएशंस अगर एग्जिस्ट करती हैं तो आप उसके अंदर उनसे अपील का राइट मांग सकते हैं। नंबर 1, अगर आपके साथ बच्चे इन्वॉल्व हैं, अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं जो 18 साल से कम हैं और उनके राइट्स इन्वॉल्व हैं इसके अंदर, तो आप उनसे कह सकते हैं कि चलो ठीक है, मुझे रिमूवल डायरेक्शन सर्व करो, एनफोर्समेंट एक्शन सर्व करो ताकि मुझे अपील का राइट मिले। नंबर 2, अगर आपने NAS की सपोर्ट ली हुई है या आप बेनिफिट्स पे हैं उनके साथ, अगर आपको वो स्टेट सपोर्ट कर रही है या NAS की सपोर्ट पे आप चल रहे हैं, तब भी आप उनसे कह सकते हैं कि भाई बजाय से कि मुझे स्टेट के वो ऊपर डाला जाए, मुझे अपील का राइट दो ताकि मैं लड़ूं जाके, अगर मेरा काम बनता है तो मैं रुकूं, नहीं बनता तो मैं वापस चला जाऊं। तीसरी चीज़ होती है अगर आपके मोस्ट एक्सेप्शनल या कंपैशनेट सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करते हैं। एक्सेप्शनल या कंपैशनेट सर्कमस्टांसेस का मतलब है कि वाकई एक्सेप्शनल कोई चीज़ हो, कोई अनयूजुअल चीज़ है आपके केस में, कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से आपको बहुत शदीद नुकसान भी हो रहा है और आप बहुत तकलीफ में हैं, तो वो चीज़ आप इस्तेमाल करके कह सकते हैं। अब वो आमतौर पर क्या होता है, किसी की डेथ हो गई है या कोई बहुत बीमार है या कोई बहुत क्लोज फैमिली मेम्बर है जो बहुत बीमार, अगर इस तरह की कोई चीज़ होती है तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पर।
ये मैंने इसलिए आपको बता दिया कि एक तो जुडिशियल रिव्यू आपको पता चल जाए कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं अभी, और सेकेंडली अगर जुडिशियल रिव्यू आपका रिफ्यूज़ हो भी जाता है तो द वर्ल्ड डज नॉट एंड देयर, वहाँ पे दुनिया ख़त्म नहीं होती, वहाँ से आगे आप और भी चीज़ें कर सकते हैं, तो आप अपील के लिए जा सकते हैं। ऑलराइट सर, अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो जी, वालेकुम। हेलो जी जी बताइए, मैं सुन रहा हूँ सर। जी अस्सलाम वालेकुम। फरीद भाई आपका बहुत अच्छा प्रोग्राम है, बिलीव करें मैं 2 महीने बाद आपको दोबारा कांटेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी। लास्ट टाइम आपने मुझे अच्छा खासा सेटिस्फाई किया था। अच्छा मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। अच्छा बुखारी भाई, ये है कि लास्ट ईयर ना मेरी मिसेज और मैंने ना अपने कागजात अपने जमा कराए थे। मेरा एक लॉयर था, उसने ना अपने डॉक्यूमेंट मेरे टाइम पे नहीं सबमिट कराए थे, क्योंकि उन्होंने हमसे डेट मांगी थी, इस डेट पे जमा करा दो जी। तो मेरी मिसेज की हम लोगों की हियरिंग हुई थी दिसंबर में लास्ट ईयर, ठीक है, और उन्होंने मुझे रिफ्यूज कर दिया था और उसकी अपील विन कर दी, क्योंकि वो येलो कार्ड पे अप्लाई करी थी, वो रोमानिया की थी, ठीक है, उसकी अपील विन कर दी थी, उसको आ गया था। तो उसके बाद मैंने दूसरा लॉयर किया, तो मार्च में मैंने फिर दोबारा एप्लीकेशन नहीं डाली EA2, ठीक, आई थिंक उसकी होती रेजिडेंट की जी, वो जमा कराई। और उस दौरान मैंने मेरी शादी 2 साल से हम इकट्ठे रह रहे थे, उसके बाद मैंने शादी कर ली यहाँ पे, फिर दिस ईयर मैंने शादी भी कर ली, रजिस्टर्ड भी, और उसके बाद मैंने एप्लीकेशन भी डाल दी, और उस दौरान मेरी मिसेस का येलो कार्ड भी आना था, अभी तक तो फिर नहीं आया, बट उसकी अपील विन हो गई थी लास्ट ईयर, ठीक है। अब वो तकरीबन कोई 4.5 महीने बाद उन्होंने मुझे जवाब दिया कि भाई उसके डॉक्यूमेंट भेजो थोड़े मजीद रिसेंट, उसकी इनवाइसेस, पे स्लिप्स, उसकी, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयड रजिस्टर है, तो उन्होंने कहा अपने डॉक्यूमेंट्स मजीद भेजो रिसेंटली, वो भी सबमिट करवा दी है और सब कुछ एवरीथिंग जमा करा दी है। 4.5 महीने हो गए। अब आज पूरे 16 तारीख को आज पूरे हो गए 6 महीने, ठीक है। और उस उन्हीं के जो मुझे आया था, रिस्पॉन्ड आया था, उसके 1.5 महीने बाद उन्होंने मुझे अभी तक जवाब नहीं दिया। तो मुझे आपको बता सकते हैं कि जरा ब्रीफली बताएं कि क्या हो सकता है, क्या कोई चीज, क्या वो लेट कर रहे हैं, किस वजह से लेट? जाने दो भाई, वो कोई ऐसा सवाल पूछो कि मैं आपको कोई मजे का जवाब भी दे सकूं। ये किस किस्म की आप बात पूछ रहे हो? इसमें तो आपको भी इंतजार करना है। आपको पता है आप एप्लीकेशन भी डाल चुके हो, आपकी वाइफ की अपील विन भी हो चुकी है, उनको येलो कार्ड आना ही आना है, क्योंकि होम ऑफिस ने चैलेंज नहीं किया। चैलेंज किया होता तो आपको पेपर्स मिल चुके होते उसके, सो उन्होंने चैलेंज नहीं किया तो वो तो मिलना ही मिलना है। अब उन्होंने आपसे फर्दर डॉक्यूमेंटेशन मांगी है, वो फर्दर डॉक्यूमेंटेशन भी आपने उनको प्रोवाइड कर दी। अब उन्होंने आगे से फैसला करना है उसके ऊपर। हाँ, ऑफ कोर्स एक चीज़ होती है कि बंदा सोचता है कि यार उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे हैं तो आजकल वो काम कर रहे होंगे उसके ऊपर। अब अगर वो काम कर रहे हैं तो एक टाइम फ्रेम के अंदर अंदर उनको फैसला कर देना चाहिए। अगर उस टाइम फ्रेम में फैसला नहीं उन्होंने किया तो कितना टाइम इंतजार करना है? आपकी बातों से लग रहा है कि आप एक एक दिन बैठ के गिन रहे हो। जब मैं समझ सकता हूँ कि जब मुश्किल में बंदा होता है, परेशान होता है, फंसा होता है, तो वो एक एक दिन गिन रहा होता है। लेकिन मेरा मशवरा आपको ये होगा कि नंबर 1, एक एक दिन गिनना बंद करो। नंबर 2, अगर आपको अगले 1 महीना और जवाब नहीं आता, यानी 3 महीने और गुजर जाते हैं उनके आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगे हुए, तो फिर चेसअप करो उनको, थोड़ा फाइंड आउट करो कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। क्योंकि होता क्या है, आज मैं पता कर रहा था, वो होम ऑफिस में एक बंदे से बात हो रही थी, तो वो बता रहा था कि हमने जान खाई हुई थी एक क्लाइंट के पीछे। बार बार फ़ोन करना उनको, बार बार लेटर्स भेजना, सारा कुछ करना, क्योंकि क्लाइंट ने हमारी जान खाई हुई थी। वो रोज़ आके हमें फ़ोन करना और आके कहना कि जी आपने कुछ किया नहीं, आपने कुछ किया नहीं। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, इनके केस के अंदर जब ये कहा करें रिमाइंडर भेज दिया करो। हालांकि रिमाइंडर भेजना मुझे शदीद बुरा लगता है। अब वो आगे से जिस बंदे से आज बात हुई तो वो ये बता रहा था, कहता कि आपका जो लास्ट लेटर आया था वो हमने एक बड़े पोलाइट किस्म के तरीके से, यूं समझ ले कि हमने बिन में डाल दिया उसको, क्योंकि आपकी इतने वो जो रिप्रेजेंटेशंस चल रही हैं, जो सारा कुछ चल रहा है, हमारे पास जब टाइम होगा तब हम उसके ऊपर फैसला करेंगे। जब आपके केस की बारी आएगी तब उसको हम देखेंगे और उसके ऊपर फैसला करेंगे। सो ये जो चीज़ है ना कि लोग सोचे कि जी उनको बार बार आप रिमाइंड कराओ या बार बार उनसे बात करो तो आपका काम जल्दी हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। जब आपके काम की बारी आनी है, आपके काम की बारी आ जाएगी। इससे तो आपको सिर्फ इतना कहूँगा कि तो इंतज़ार कीजिए। अगर आपको 3 महीने गुजर जाते हैं फ्रॉम सेंडिंग योर डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि उससे पहले आपने एप्लीकेशन का भी इंतजार किए, सो अगर 6-8 महीने से ज़्यादा आपको टाइम गुजर जाता है इन टोटल एप्लीकेशन करने के बाद, तो फिर ज़रूर उनकी जान खाना शुरू करें। लेकिन उससे पहले अपने आप को पागल मत करें सारा वक्त सोच सोच के इसी चीज़ के ऊपर। अपने आप को कहीं और बिजी रखिए। अगर आपको 3 महीने तक नहीं होता तो फिर उनको टारगेट करें और फिर उनके पीछे जाइएगा। आई एम सॉरी, मैं अभी आपको इससे ज़्यादा कोई मुफीद बात नहीं कह सकता, सिर्फ ये कह सकता हूँ कि अभी तो आपको इंतजार करना पड़ेगा इसके अंदर। ऑलराइट सर, अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुझे आपसे 2 क्वेश्चन पूछने हैं। तो पहला तो ये कि आप मुझे फ़ोन में ही जवाब दीजिएगा, मेरे टीवी की आवाज़ सही नहीं आ रही। ठीक। फर्स्ट ये कि हमने ये 19 अप्रैल को लास्ट ईयर अपने बच्चों के साथ 7 इयर्स की पॉलिसी पे जो रूल निकला था 9 जुलाई के बाद एप्लीकेशन डाली थी, जिसमें हमें 3 बच्चों के साथ तो ग्रांट हो गया वीज़ा, 2.5 साल की डिस्कशनरी लीव, और जो 2 बेटे मेरे
ओवर 18 थे, जिनको रिफ्यूज कर दिया विदाउट अपील के साथ। ठीक। तो ये मुझे पूछना था, हमने रिकंसिडरेशन का लेटर तो डाला है, ये जो जुडिशनल रिव्यू का होता है ये 3 महीने के अंदर हम जा सकते हैं, या फिर हम जुडिशनल रिव्यू वो जो रिकंसिडरेशन का लेटर भेजा है इसका हम वेट करें 4-5 महीने? अच्छा, और बताइए। और दूसरा ये पूछना था कि आप ये हमेशा बोलते ना कि जो आपको 2.5 साल की डिस्कशनरी लीव मिले बच्चों के साथ जो अंडर 18 है उसको हम चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमें रिपब्लिक फंडिंग वगैरह कुछ नहीं ले सकते हम ना। ठीक। तो इसके लिए हम क्या चैलेंज कर सकते हैं? ओके, चलें मैं बताता हूँ जी। जो पहला आपका सवाल है कि आपके 2 बेटे जो 18 साल से ऊपर हो चुके हैं उनको उन्होंने इसलिए लीव नहीं दी होगी कि आपके उन्होंने बाकी फैमिली को तो मान लिया कि जी ये बच्चे हैं जिनको 7 साल से ज़्यादा गुजर चुके हैं यहाँ पे और ये 18 साल से कम उम्र के हैं, तो उनको उन्होंने इमिग्रेशन रूल्स का हिस्सा मान लिया। इमिग्रेशन रूल पैराग्राफ 276 ADE 3 उसके अंदर ये चीज़ आती है कि अगर बच्चों को यहाँ पे 7 साल से ज़्यादा गुजर गए, 3 या 4 है, उसके अंदर ये चीज़ आती है कि बच्चों को अगर 7 साल से ज़्यादा गुजर गए तो उनको यहाँ पे स्टेटस मिल जाता है इफ़ इट इज़ नॉट रीजनेबल टू एक्सपेक्ट देम टू गो बैक। अब ये जो एक लाइन है बहुत सारे केसेस को इनके ऊपर रिफ्यूज़ किया जा रहा है। आप अभी बहुत खुशकिस्मत हैं कि आपको उसको उन्होंने लीव दे दी है, बहुत कम केसेस के अंदर अभी वो एक्चुअली लीव दे रहे हैं 7 साल वाले मैटर्स के अंदर। आमतौर पे सबको वो धड़ाधड़ रिफ्यूज़ करते जा रहे हैं। सो एक तो ये चीज़ याद रखें। दूसरी बात, जो आपके बेटे 18 साल से ऊपर हो चुके हैं वो 7 साल से कम वाली भी पॉलिसी में तो नहीं आते, वो आते हैं फिर दूसरे रूल के अंदर। दूसरा रूल है कि 18 और 25 के दरमियान उनकी उम्र है और आधी ज़िंदगी उन्होंने यहाँ गुजारी, यानी अगर उनकी उम्र 20 साल हो चुकी है तो उस 20 साल में से 10 साल उनको यूके में गुजारने चाहिए थे। अगर उन्होंने वो 10 साल यूके में गुजार लिए हैं तो वो उनको स्टेटस दे देंगे। अब आप कहते हैं कि जी अगर उनके 10 साल नहीं हुए या उनकी आधी ज़िंदगी यहाँ नहीं गुजरी तो आपने जुडिशियल रिव्यू में चैलेंज करना है उसको। अब आपने रिकन्सिडरेशन की बात की और जुडिशियल रिव्यू की बात की। रिकन्सिडरेशन ये याद रखें कि रिकन्सिडरेशन की जो एप्लीकेशन होती है वो कोई कानून के अंदर दी गई एप्लीकेशन नहीं है, वो एक रिक्वेस्ट होती है। वो रिक्वेस्ट क्या कहती है कि आपने एक फ़ैसला किया, हमारे मुताबिक वो फ़ैसला सही नहीं बनता, आपको उसको दोबारा से देखना चाहिए और ये रीजंस हैं जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि आप उसको दोबारा देखें और फैसला करें। अगर आप लीगल एप्लीकेशन को डालना चाहते हैं जिसमें कि आप उनको कानूनी तौर पे अंगूठा सर पे रख के उनको रोक सकें और कह सकें कि जी अब आप फैसला करो इसका, तो फिर आपको कोई लीगल एप्लीकेशन करनी पड़ती है। अब इस मामले में क्या है, आप अगर कहते हैं मैंने जुडिशियल रिव्यू में जाना है, अब जुडिशियल रिव्यू में जाने की आपकी क्या सेंस बनती है, किस वजह से आप कहते हैं? आप कहते हैं कि जी एक बच्चा लेट्स से 19 साल का हो गया, उसको अभी यहाँ पे 7 साल हुए हैं, यानी वो 12 साल का था जब वो यहाँ पर आया और अब वो 19 साल का हो चुका है। तो आप कहते हैं कि जी उसने अपना बड़ा टाइम यहाँ पे गुजारा। कानून जो कहता है और जो होम ऑफिस की पोजीशन होगी वो ये होगी कि जी अब तो वो एडल्ट बन चुका है, अब वो जहाँ पे भी जाए जाके रहना चाहता है और आधी ज़िंदगी उसने क्योंकि यहाँ नहीं गुजारी इसलिए हम उसको यहाँ पे अभी स्टेटस नहीं देते। आप उसको आर्टिकल 8 के अंदर भी आर्ग्यू कर सकते हैं, जो एक वो मॉरल एंड फिजिकल इंटेग्रिटी की बात आती है आर्टिकल 8 के अंदर, उसके अंदर भी उसको आर्ग्यू कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें वो हैं कि जो 1 बाय 1 उस केस के ऊपर डिपेंड करती हैं कि आपके केस में क्या सिचुएशन बनती है। मैं अभी सिर्फ आपको मेरिट्स के बारे में तो कुछ नहीं बताऊंगा बिकॉज मेरे पास इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं, लेकिन मैं आपको टाइम फ्रेम बता देता हूँ कि अगर आपका फैसला किया गया लेट्स से ऑन द 30th of June, तो आपके पास 3 महीने का टाइम है, यानी 30th of June से आप शुरू करते हैं 30th जुलाई, 30th अगस्त, 30th सितंबर। 30th सितंबर आपकी लास्ट डेट बनती है उसको जुडिशियली रिव्यू करवाने के लिए। अगर आपने रिकन्सिडरेशन एप्लीकेशन डाल दी है तो वो आपकी चली हुई है, ठीक है, लेकिन वो आपकी लीव टू रिमेन एप्लीकेशन भी नहीं है और ना ही वो जुडिशियल रिव्यू का हिस्सा है। सो या तो उसको फ़ौरन चेंज करें इनटू अ प्री एक्शन प्रोटोकॉल और होम ऑफिस को भी सर्व कर दें और फिर देखें अगर 3 महीने के अंदर जवाब नहीं आता तो 3 महीने ख़त्म होने से पहले आप उसको जुडिशियल रिव्यू में लेके जा सकते हैं। लेकिन अपने वकील के साथ पहले मशवरा ज़रूर कीजिएगा, देखिएगा कि जुडिशियल रिव्यू में जाने में इसमें मेरिट्स भी है कि नहीं है, क्योंकि अगर जुडिशियल रिव्यू के मेरिट्स पे नहीं आप पूरा उतरते तो वहाँ से आपको रिफ्यूज़ कर दिया जाएगा, तो वो आपका पैसा फजूल में बर्बाद होगा। उसकी जगह फिर आप कोई और ऑप्शंस देख सकते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया आपके केस के सारे फैक्ट्स को समझे बगैर उसके बाद मैं आपको कोई मशवरा तो नहीं दूंगा, अभी सिर्फ यही इन्फॉर्मेशन दूंगा जो मैंने आपको बताई। दूसरी चीज़ आपकी ये थी कि जी बच्चों को उन्होंने जो डिस्क्रिशनरी लीव दी है वो 2.5 साल की दी है, क्या आप उसको चैलेंज कर सकते हैं? JD एंड अदर्स जो केस आया है उसके अंदर उन्होंने ये बात कही कि आपने बच्चों को अगर लीव दी तो इस बेसिस पे दी कि ये बच्चे इतने सेटल हो चुके हैं यहाँ पे कि इनको यहाँ से निकालना ज्यादती होगी। सो अगर आप उनको 2.5 साल की लीव दे रहे हैं तो क्या कह के दे रहे हैं?
2.5 साल की लीव आमतौर पे किस लिए दी जाती है? इसलिए कि जी हमें अभी पता नहीं कि 2.5 साल के बाद क्या सिचुएशन होगी। आप 2.5 साल के बाद सेटल होते भी हैं कि नहीं, आप रहते भी हैं कि नहीं, आपकी सिचुएशन कैसी होगी। अब बच्चों के लिए ये चीज़ है कि बच्चों के बेस्ट इंटरेस्ट में ये चीज़ होगी, जो मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी बात की, जिक्र की बेस्ट इंटरेस्ट के बारे में। बेस्ट इंटरेस्ट में ये होगा कि उनको एक स्टेबिलिटी दी जाए, उनको एक सुकून दिया जाए कि हाँ तुम्हारा स्टेटस यहाँ पर हो गया है। ये नहीं कि एक बच्चा है उसको पता नहीं कि उसने कल को यहाँ रहना है नहीं रहना। अक्सर सबसे बड़ी मुश्किल क्या आती है जब बच्चे स्कूलों में होते हैं, स्कूलों से यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं। अब यूनिवर्सिटी में जाने के लिए सिर्फ अगर कोई इंडेफिनिट लीव होल्डर है या ब्रिटिश सिटीजन है तो उसी को वो ग्रांट देते हैं यहाँ पर। अब एक बच्चा है वो डिस्कशन लीव पे चल रहा है, उसको आपने डाल दिया वो 10 साल की लीव के ऊपर। अभी मैं मैनचेस्टर में था फ्राइडे को, तो वहाँ पे एक केस में ये डिस्कशन हुई थी। एक लड़की आई हुई थी जो बेचारी यूनिवर्सिटी जाना चाहती है, सीम्ड लाइक अ ग्रेट स्टूडेंट, कि वो पढ़ना भी चाहती है, उसके ग्रेड्स भी अच्छे हैं और सारा कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन क्योंकि उसको डिस्क्रिशनरी लीव मिली है उसको कहीं से ग्रांट नहीं मिल रही आगे चलने की। अब ये ज्यादती वाली बात है। अब सवाल उठता है कि इसमें हमने करना क्या है, इसमें हम कर क्या सकते हैं। उस केस के बाद अभी तक होम ऑफिस की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया, उन्होंने अपनी पॉलिसी कोई चेंज नहीं की। आई थिंक इस तरह के जो केसेस होते हैं उसको आप जुडिशियल रिव्यू में चैलेंज कीजिए। आप उसके अंदर एक दोबारा अप्लाई कर सकते हैं हाई कोर्ट को या होम ऑफिस को, और आप उनको लिख के कह सकते हैं ये केस है, ये मेरी सिचुएशन है, ये केस मेरी सिचुएशन के ऊपर अप्लाई करो, और अगर नहीं करोगे और फिर भी रिफ्यूज करोगे तो मैं जुडिशियल रिव्यू में जा रहा हूँ। अब ये चीज़ एक करनी चाहिए इसके अंदर। मेरे पास जितने लोग आ रहे हैं जो आके बताते हैं कि जी 2.5 साल की लीव मिली है, हमें क्या करना चाहिए, मैं उनको इसी मशवरे पे लेके चल रहा हूँ कि आप एप्लीकेशन डालें होम ऑफिस को, उसमें होम ऑफिस की फीस वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, एक लेटर बना के भेजें। उस लेटर के अंदर हम उनको लिखें कि जी ये केस है, ये प्रिंसिपल है उसके अंदर, और ये प्रिंसिपल बच्चों के ऊपर इस केस के अंदर इस तरह से अप्लाई होता है, इनकी लीव चेंज की जाए। अभी तक कोई जवाब आया तो नहीं, जैसे जवाब आएगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि आगे से हम इसमें क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते, या क्या होम ऑफिस उसमें करने को तैयार है। लेकिन कहीं ना कहीं उसको चैलेंज करना बनता है, कहीं ना कहीं कुछ उनको मतलब उनको कोई डिस्टर्ब तो करे ना बंदा कि भाई आप लोगों ने 2.5 साल की लीव दे दी है एक बच्चे को, अब वो अगले 10 साल तक इंडेफिनिट लीव हासिल नहीं कर सकता, यानी अगले 10 साल तक उसको ये ज़हनी सुकून नहीं होगा कि वो यहाँ पे सेटल है। ज्यादती है, ये बच्चे के साथ ज्यादती है जिस चीज़ के ऊपर हम उसको चैलेंज करना चाहते हैं। ओके जी, अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम। बुखारी साहब, सही दर्ज कर रहा हूँ सर। एक क्वेश्चन था सर बच्चों की रजिस्ट्रेशन के बारे में। मुझे और मेरी फैमिली को, जो इसमें वाइफ है, 2 बच्चे हैं, उनको टियर 1 जनरल की बेस पे सर ILR लास्ट मंथ मिला है। तो वो बच्चों की पैदाइश जो है वो पाकिस्तान की है, दोनों की 5 साल उम्र है और 7 साल है, और 4 साल से मेरे साथ रह रहे हैं। तो उनकी रजिस्ट्रेशन मुझे कब अप्लाई करनी चाहिए? 1 साल वेट करना पड़ेगा या अभी कर सकता हूँ मैं? ओके, बस और कुछ जी? और हमारी नेचुरलाइजेशन है वो तो डेफिनेटली 5 साल के बाद ही होगी ना जी? जी, आपकी नेचुरलाइजेशन 5 साल जरा थोड़ा सा जी, आपकी नेचुरलाइजेशन होगी वो 5 साल के बाद होगी। आपने 5 साल पूरे लीगल गुजार के, और उसमें से 1 साल आपका जब आपने अप्लाई करना है तो आपने दिखाना कि पिछले 5 साल से आप यूके में रह रहे हैं, और 1 साल कम से कम आपको हो गया है इंडेफिनिट लीव के साथ। उसकी बेस पे आप नेचुरलाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो बच्चों की रजिस्ट्रेशन की बात है, बच्चे अगर कहीं और भी पैदा हुए हुए हों और आप उनको यहाँ पे ला के रजिस्टर कराना चाहते हैं, अप्लाई तो आप किसी वक्त भी कर सकते हैं, बिकॉज आप एक डिस्कशन के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। जब आप डिस्कशन के ऊपर चल रहे होते हैं तो आप उनको ये कह रहे हैं कि जी इन बच्चों को रजिस्टर किया जाए, क्योंकि अब इनकी ज़िंदगी यहीं पर सेटल्ड है, पिछले 4 साल से यहाँ पे रह रहे हैं, माँ बाप के पास भी इंडेफिनिट लीव हो गई है, अब इन्होंने रहना भी यहाँ पर है, और ये इनके साथ ज़्यादती होगी कि इनको ब्रिटिश नेशनल्स के तौर पर रजिस्टर ना किया जाए। अब ये चीज़ करने का जो सही टाइम बनता है मेरे नज़दीक बेहतर ये है कि जब पूरी फैमिली अप्लाई कर रही हो उस वक्त आप अप्लाई कर लीजिएगा। मुझे ऐसी कोई आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आती कि जो आपको बड़ा फ़ायदा देगी कि जी बच्चों को आपने अभी रजिस्टर करा लिया एज ब्रिटिश नेशनल्स और ख़ुद आप 1 साल इंतज़ार करने के बाद होंगे। मेरा मशवरा यही होता है, आमतौर पर मैं यही कहता हूँ पूरी फैमिली को इकट्ठा करें ताकि पूरी फैमिली का काम इकट्ठा ही हो जाए, आपको अलग-अलग उसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट सर, बेस्ट ऑफ लक। अगला सवाल लेते हैं जी। हेलो जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। सर मैं आपका प्रोग्राम बड़े शौक से हर हफ्ते देखता हूँ, तो वेट कर रहा था कोई डिस्क्रिशनरी लीव के बारे में पूछे, लेकिन आज मुझे खुद चांस मिल गया, तो मेरे को कपल ऑफ क्वेश्चंस हैं। बताइए। एक मेरे लिए, एक अपने दोस्त के लिए। क्वेश्चन ये है कि मुझे 2002 में मैं आया था, तो स्टूडेंट रहा हूँ 7 साल, तो मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ। तो खैर एनीवे मुझे जो है ना रिफ्यूजल ऑफ असाइलम के बाद जो 3 साल की डिस्क्रिशनरी लीव दे दी गई थी,
ठीक। बमा मेरी वाइफ के और 2 बच्चों के, जो कि अभी एक 6 साल का हो गया और बेटी 3 साल की है। ठीक। तो अब मैंने एक्सटेंशन, जो अगले महीने एक्सटेंशन है डिस्क्रिशनरी लीव की, ठीक। तो उन्होंने मुझे सारे राइट्स दिए थे उस टाइम ही कि मैं आई कैन क्लेम द बेनिफिट्स एंड इफ आई डोंट हैव अ जॉब आई कैन गो फॉर जॉब सीकर अलाउंस। खैर मैं काम तो फुल टाइम करता हूँ, लेकिन कुछ हाउसिंग बेनिफिट और ये दूसरे बेनिफिट भी लेता हूँ जी। मेरी एक्सटेंशन अगले महीने। तो मैंने ये पूछना था, कपल ऑफ क्वेश्चन ये थे कि मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसके लिए डॉक्यूमेंट्स किस किस्म के चाहिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं। और अच्छा। मैं बीच में वालिद मेरे काफी सख्त बीमार थे जी। तो चूंकि कंट्री तो उसी से सालन किया था पाकिस्तान से, तो मुझे जाना पड़ा क्योंकि उनकी हालत बड़ी खराब थी और उनकी डेथ भी होगी। तो मैं 9 डेज के लिए पाकिस्तान भी गया था। ठीक। तो खैर वो तो उन्होंने मुझे इजाजत दी है, मैं जा सकता हूँ, क्योंकि सालन उन्होंने मेरा रिफ्यूज ही कर दिया, तो उस चीज को माना ही नहीं था। बिल्कुल सही। तो अब ये है कि मेरी एक्सटेंशन आ रही है, तो मुझे अपने सर्कमस्टांसेस जो भी हैं यहाँ की क्या लगाना चाहिए मुझे, अपनी क्या जॉब का लेटर हो गया, यानी अब मेरी और मजबूत होगी टाइज यहाँ पे, मैं काम करता हूँ। दो आई डू टेक बेनिफिट बिकॉज आई एम ऑन अ लेस पे वेजेस एंड ऑल। ठीक। तो आप मुझे ये बता सकते हैं कि मैं डॉक्यूमेंटेशन क्या करूँ? चलें सर, मैं बताता हूँ, गौर से सुनिएगा सर। जो डॉक्यूमेंटेशन की बात होती है ना, मैं हमेशा कहता हूँ, मैं आपको, अगर आप मुझसे एक सवाल डायरेक्टली पूछेंगे, मैं आपको डायरेक्टली आंसर करूंगा, तो सिर्फ एक स्टैंडर्ड एक चीज़ बता सकूंगा। स्टैंडर्ड क्या है? कभी भी आपने अप्लाई करना है डिस्क्रिशनरी लीव के लिए या किसी भी एप्लीकेशन के लिए, आप अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, आप अपनी लाइफ के बारे में डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं, आपने ये चीज़ बतानी है कि आपके केस से रिलेटेड जो आपके सर्कमस्टांसेस चल रहे थे, क्या वो सर्कमस्टांसेस अभी भी वही हैं, और हैव द सर्कमस्टांसेस चेंज्ड। अब आपने जब आके अप्लाई किया था, उस वक्त आपने कहा था कि जी मुझे असाइलम लेना है, असाइलम उन्होंने आपको रिफ्यूज़ कर दिया, लेकिन आपके सर्कमस्टांसेस देखते हुए आपको डिस्क्रिशनरी लीव दे दी गई। अब वो डिस्क्रिशनरी लीव जो आपकी चल रही है, उस डिस्क्रिशनरी लीव को आपने एक्सटेंड करवाना है। सो आपको क्या बताना होगा कि जिस बेसिस पे आपको डिस्क्रिशनरी लीव दी गई, वही बेसिस आपका अभी भी चल रहा है। सो अगर आपने बताया कि जी आपके बच्चे हैं यहाँ पे, वो बड़े साल से रह रहे हैं, बड़े वो सेटल हो चुके हुए हैं, आपको बड़ा टाइम हो गया हुआ है, आप काम करते हैं, आप अपने आप को सपोर्ट कर सकते हैं, लुक आफ्टर कर सकते हैं, आप पढ़े लिखे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारी चीज़ें आप दोबारा लगा के उनको भेजेंगे, जिसकी बेस पे आपका काम चलेगा। सो ये जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बताने वाली बात होती है, मैं हमेशा सबको यही कहता हूँ, लिस्ट आपको मैं तब बताता हूँ जब आपके केस को एक्चुअली बैठ के मैं देख सकता हूँ, मैं बता सकता हूँ इसमें ये चाहिए, इसमें ये चाहिए, इसमें ये चाहिए। अगर वो सारी चीज़ें हमारे पास, सारी इन्फॉर्मेशन अभी नहीं है, तो मैं आपको लिस्ट भी नहीं बता सकता। लेकिन जनरली ये याद रखिए, आप अगर काम कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आप बेनिफिट्स भी ले रहे हैं तो कोई ऐसी बुरी बात नहीं है, ठीक है, आपको मजबूरी है, आपने बेनिफिट्स लिए, लेकिन अगर आप काम कर रहे हैं और कोई हाउसिंग वगैरह में हेल्प ले रहे हैं उनसे, या टैक्स क्रेडिट्स ले रहे हैं, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है, वो आप ले सकते हैं। उसी तरह से बाकी जो चीज़ें, कोई और सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के जो जिक्र होता है, उसमें कोई और ऐसी बात नहीं है। आपके टाइज, जैसे आपने खुद बताया कि और स्ट्रॉन्ग ही हुए हैं इन द लास्ट 3 ईयर्स, वो वीक नहीं हुए। बाकी जो बात आती है आपके फादर की डेथ की, और जो आपको जिसकी वजह से जाना पड़ा वहाँ पे 9 दिन के लिए, आपने सही कहा कि आपको असाइलम में एक्सेप्ट नहीं किया गया, आपको असाइलम दिया नहीं गया कि कहा जाए कि जी आप रेफ्यूजी स्टेटस पे हैं तो आप वापस नहीं जा सकते। आप वापस गए हैं, आप वहाँ से वापस एयरपोर्ट पे पहुँचे, एयरपोर्ट पे आपको पूछा जा सकता था, अगर कोई मसला होना होता तो आपको वहाँ पे पूछ सकते थे कि जी आपको तो रेफ्यूजी स्टेटस, रेफ्यूजी की बेस पे आपने अप्लाई किया था तो आपको जाना नहीं चाहिए था। ऐसी कोई सिचुएशन नहीं। अगर आपको एक्सेप्ट किया होता उन्होंने एज ए रेफ्यूजी तो फिर होता, अदरवाइज उसकी बात नहीं है। ऑलराइट सर। सो आपने जब अप्लाई करना है, अपने जनरल जो डॉक्यूमेंट्स है वो तो मैंने आपको बता दी कि जो जनरल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, अपने केस से रिलेटेड जो एक्चुअल चीज़ें चाहिए, या अपने वकील के पास बैठिएगा या मेरे पास आ जाइएगा, वहाँ पे देख लेंगे। नाज़रीन, मेरी ईमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। हमेशा कहता हूँ छोटे सवाल भेजें, मैं कोशिश करूँगा ज़रूर आपको जवाब दूँ। बाकी जिस तरह से मैं हमेशा शो में कहता हूँ, अगर आप हमें ढूंढना चाहते हैं, आप हमें वेबसाइट से भी ढूंढ सकते हैं, लॉ सोसाइटी से भी ढूंढ सकते हैं, जैसे भी चाहें आप ढूंढ सकते हैं, और जिस तरह भी ढूंढें हमें बताइएगा ज़रूर। अगले हफ्ते इंशाल्लाह इसी वक्त इसी जगह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।